आज से ठीक 3 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा कर रख दी है, अमेरिका को गुस्सा दिला दिया है और दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया है। इंडिया और यूरोप ने आपस में 27 ट्रिलियन डॉलर्स की डील साइन कर ली है, यानी 2 अरब लोगों की मार्केट सिर्फ एक सिग्नेचर के अंदर। We did it. We delivered the mother of all deals. India-EU Free Trade Agreement, which was 18 years in the making, has been finalized. और सबसे मजे की बात ये कि ये डील उस वक्त साइन हुई जब अमेरिका ने इंडिया को धोखा दे दिया। सिंपल लैंग्वेज में इंडिया और यूरोप ने ये सोचा कि आज से हमारा सामान तुम लो, तुम्हारा सामान हम, और टैक्स लगभग 0। पहले ये नंबर सुने, जब आप ये नंबर सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। इंडिया यूरोप को बेचेगा टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स 0 टैक्स पर। पहले ये 12% लगता था। और यूरोप इंडिया को बेचेगा कार्स, वाइन्स, मेडिसिन्स, मशीनरी, टैक्स 90% तक गिर जाएगा। यूरोप कार्स जो इंडिया में बेचेगा वो पहले 1 करोड़ रुपए की इंडियन मार्केट में मिलती थी, अब 40 से 50 लाख रुपए में इंडिया में मिलेंगी। और इंडिया की बनाई हुई शर्ट जो यूरोप में 2000 रुपए की बिकती थी, अब वो 200 रुपए सस्ती हो जाएगी। लेकिन ये सारी कहानी शॉपिंग की कहानी नहीं है। ये कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सिर्फ ये ट्रेड की डील साइन नहीं की है, साथ में इन्होंने डिफेंस डील भी साइन की है। पहली बार काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और मिलिट्री कॉपरेशन भी डील का हिस्सा है। मतलब इंडिया और यूरोप अब सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं रहे, बल्कि इंडिया और यूरोप अब स्ट्रेटेजिक एलाइज बन चुके हैं। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि ये डील अचानक क्यों हुई। ये डील पिछले 20 साल से यूरोप और इंडिया के बीच में डिस्कस होती रही, लटकी रही, पर अचानक ये डील क्यों हुई और इस डील से पाकिस्तान का क्या लेना देना है, इस डील से बांग्लादेश को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। कहानी शुरू होती है फरवरी 2025 में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन जाते हैं और वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ हाथ मिलाते हैं। दोनों ने कहा कि हम दोस्त हैं, ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं और अपनी ट्रेड को $500 बिलियन पर लेकर जाएंगे। फोटो ऑप्स हुए, स्माइल्स हुई, सब खुश। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड 6 महीने के बाद अगस्त 2025 में ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, सीधा 50%। किसी भी मेजर कंट्री पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इतना टैरिफ नहीं लगाया। चाइना के ऊपर 30% यूरोप के ऊपर 15%, लेकिन इंडिया के ऊपर सीधा 50%। और एनालिस्ट कहते हैं कि उसके 2 रीजंस हैं। पहला रीजन ये कि ट्रंप ने कहा कि इंडिया रशियन ऑयल खरीदता है, जिसके जरिए रशिया की मदद की जा रही है। दूसरा रीजन ये, जो कि आप सबको याद है, कि मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, पहलगाम इंसिडेंट हुआ और ट्रंप ने तब ये कहा कि मैं बीच में आता हूं, पीस करवाता हूं। लेकिन इंडिया ने कहा, अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट, इंडिया ने कहा कि रहने दे, हमें जरूरत नहीं है। और एनालिस्ट कहते हैं कि ट्रंप की ईगो हर्ट हो गई, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। लिहाजा ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने डबल द टैरिफ की पॉलिसी अपनाई और इंडिया पर टैरिफ लगा दिया। अब जरा आप सोचें कि इंडिया एक तरफ ये सोचता है कि हम अमेरिका के दोस्त हैं, चाइना के अगेंस्ट उसके पार्टनर हैं और वो मुश्किल वक्त में हमारी मदद करेगा। गलत, क्योंकि जब इंडिया को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी तब अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो फिर इंडिया ने क्या किया? यूरोप को फोन घुमाया और यूरोप को कहा कि चलो डील फाइनलाइज करते हैं, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं। 20 साल से लटकी हुई डील 6 महीने के अंदर साइन हो गई। ट्रंप ने खुद अपने पांव पर शायद कुल्हाड़ी मार लिए। लेकिन ये यहां तक इस कहानी का बैकग्राउंड है, कहानी का एसेंस नहीं। कहानी का एसेंस क्या है, अब जरा वो समझते हैं। अब इस कहानी में समझते हैं कि अमेरिका एक्चुअली कर क्या रहा है। जब ये डील साइन हुई 27 जनवरी को, तब उसी हफ्ते अमेरिका यूरोप के साथ अपनी लड़ाई में बिजी था।
वो ग्रीनलैंड याद है आपको? ग्रीनलैंड का ड्रामा याद है या वो सब कुछ भूल गए आप? ट्रंप ने 8 यूरोपियन कंट्रीज पर टैरिफ आयद कर दिए। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूके, सब पर 10% फरवरी में और 25% जून में। क्यों? क्योंकि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है और यूरोप बार बार मना कर रहा है। अभी सारी कहानी की जरा टाइमलाइन देखें। 17 जनवरी को ट्रंप ने यूरोप पर टैरिफ अनाउंस किए। 19 जनवरी को यूरोप ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। 21 जनवरी को ट्रंप थोड़ा सा अपने स्टैंड से पीछे हटे और 27 जनवरी को इंडिया ईयू की डील आपस में साइन हो गई। समझ रहे हैं आप कि जब अमेरिका यूरोप से लड़ रहा था, यूरोप ने इंडिया के साथ हाथ मिला लिया। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने टीवी पर आकर कहा कि वेरी डिसअपॉइंटिंग, यूरोप ने ट्रेड को यूक्रेन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। लेकिन इसकी असली बात क्या है? असली बात यह है कि अमेरिका के पास इंडिया के साथ डील ऑलमोस्ट रेडी थी जून 2025 में। यू हर्ड मी राइट, जून 2025 में एक बड़ी फ्रेश डील थी अमेरिका के पास और वो डील अब इंडिया को देना चाहता था। लेकिन ट्रंप ने लास्ट मिनट पे इंडिया से कुछ एक्स्ट्रा कंसेशंस मांग ली और इंडिया ने उस पर निगोशिएट करने से इनकार कर दिया। डील रुक गई। और वो पॉइंट्स क्या थे, वो कंसेशंस क्या थे, वो मैं इस वीडियो में आपको तफसील से बयान कर चुका हूं। और अब यूरोप ने वही डील ले ली है। एक अमेरिकन लॉयर ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। उसने कहा है, अपना एनालिसिस दिया है और वो कहता है कि ट्रम्प्स व्हाइट हाउस इज सीथिंग, दे लॉस्ट द हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, द यूरोपियन यूनियन हैज स्टोलन द मार्च। अमेरिका सोचता रहा कि टैरिफ से सब लाइन में लग जाएंगे, सब उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी में सब मिलकर अमेरिका को बाईपास कर रहे हैं। अब इस सारी कहानी में एक मुल्क है जिसको शदीद नुकसान है इस डील से, और वो मुल्क, वो प्यारा मुल्क, हमारा मुल्क पाकिस्तान है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कॉल अ स्पेड। ये डील पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं है, ये डील पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल है। और पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का 60% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल से आता है। शर्ट्स, टॉवल्स, बेडशीट्स, जीन्स, और इन सब का सबसे बड़ा कस्टमर पता है कौन है? इन सब का सबसे बड़ा कस्टमर है यूरोप। अब तक पाकिस्तान को यूरोप में एक फायदा था और वो फायदा ये था कि पाकिस्तान के पास जीएसपी प्लस स्कीम का स्टेटस मौजूद था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का सामान यूरोप में 0 टैक्स पर जाता था और इंडिया का सामान 12% टैक्स पे जाता था। अब इस डील के बाद इंडिया का सामान भी 0% टैक्स पर जाएगा, यानी पाकिस्तान को होने वाला फायदा जो हमारे एक्सपोर्टर्स को मिलता था वो फायदा खत्म। पाकिस्तान के फॉर्मर कॉमर्स मिनिस्टर गौहर एजाज ने कहा है कि $9 बिलियन की एक्सपोर्ट्स और 10 मिलियन जॉब्स खतरे में हैं। 10 मिलियन यानी 1 करोड़। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, यह भी पूरी पिक्चर नहीं है। यहां पर 2 फैक्टर्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। नंबर 1, इंडिया की डील इंप्लीमेंट होने में 1 से 2 साल लगेंगे, तो पाकिस्तान के पास वक्त मौजूद है। लेकिन नंबर 2 बहुत जरूरी है और वो ये है कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम इंडिया नहीं है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम पाकिस्तान खुद है। बिजली हमारे यहां 25 रुपए यूनिट है, जबकि वही बिजली का यूनिट इंडिया में 8 रुपए पर है। गैस हमारे यहां डबल रेट पर है, टैक्स दुनिया में सबसे ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पुराना हो चुका है। अगर ये सब कुछ फिक्स हो जाए तो फिर हम इंडिया के साथ कंपीट कर सकते हैं, लेकिन तब तक पाकिस्तान को यह सोचने की जरूरत है कि ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। पाकिस्तान के पास टोटल 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर 1, पाकिस्तान के पास पहली ऑप्शन यह है कि ईयू के साथ अपनी डील को परसू करें, जीएसपी स्टेटस को, जीएसपी प्लस को अपग्रेड करके एफटीए में लाएं, उसको कन्वर्ट कराएं, फॉरेन ऑफिस को एक्टिवली परसू करें कि वो डिप्लोमेसी शुरू करें, बात करें। ऑप्शन 2 ये है कि पाकिस्तान चाइना का फायदा उठाए। चाइना के साथ ऑलरेडी पाकिस्तान का एफटीए फेज 2 में चल रहा है, सीपेक का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, गवादर को टेक्सटाइल हब बना दें, आपकी नस्लें संवर जाएंगी। और तीसरा ऑप्शन यह है कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, इस पर फोकस करें। यूएई, सऊदी, कतर, इनके पास टेक्सटाइल की जरूरत है।
इनकी मंडी है, इनको डिमांड है, इस डिमांड को यूटिलाइज करें। अफ्रीका में 1.4 बिलियन लोगों की मार्केट, इमर्जिंग मार्केट मौजूद है। और चौथी ऑप्शन ये कि खुदारा कभी कोई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बना ले, बेसिक कपड़ा बेचना बंद करें, टेक्निकल टेक्सटाइल, सस्टेनेबल फैशन, नीश प्रोडक्ट्स इनको बनाना शुरू करें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। देखिए, मैं आपको यह नहीं कहता कि इंडिया ने डील ले ली तो पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान और खास तौर पर मुसलमान कभी हार नहीं माना करता। इंडिया ने डील ले ली, ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है, लेकिन कंपटीशन से डरा नहीं करते, कंपटीशन के बीच में कंपीट किया करते हैं। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमारी हुकूमत सत्तू पीकर सो रही है। गौहर एजाज, फॉर्मर कॉमर्स मिनिस्टर और इंडस्ट्री लीडर्स चिल्ला रहे हैं, चीख चीख कर बोल रहे हैं कि खुदारा कोई है सुनने वाला, कोई है जो पाकिस्तान का ख्याल करे। इन सब पर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने पता है क्या किया? फॉरेन ऑफिस ने एक बयान जारी किया और उनकी स्टेटमेंट है कि हम यूरोप से बात कर रहे हैं। लाइक लिटरली आप बात कर रहे हैं? 20 साल से ये डील हो रही है, चल रही है, रुक रही है, चल रही है, और आप बस बात कर रहे हैं। आपको इस वक्त इमरजेंसी इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग चाहिए। आपको बिजली पर सब्सिडीज अनाउंस करने की जरूरत है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए यूरोप को डेलीगेशन भेजने की जरूरत है। एक्टिव डिप्लोमेसी करने की जरूरत है। ये क्राइसिस है और क्राइसिस के अंदर लीडरशिप नजर आनी चाहिए, जो अभी तक तो नजर नहीं आ रही। लेकिन पाकिस्तान के अलावा एक और मुल्क है जिसका इस पूरी डील में सबसे ज्यादा नुकसान है, शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा, और वो मुल्क हमारा भाई बांग्लादेश है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश का मसला अलग है क्योंकि वो पहले से ही बहुत से मसाइल का सामना कर रहा है। अब जरा सुनते हैं कि ढाका में पिछले चंद दिनों में चल क्या रहा है। पिछले 18 महीने के अंदर बांग्लादेश में 800 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, गारमेंट की फैक्ट्रीज हैं जो बंद हो चुकी हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, लेबर स्ट्राइक पर है, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिजली का क्राइसिस है। और इसके अंदर गाजीपुर, सवार, नारायणगंज, ये सब इंडस्ट्रियल हब्स हैं बांग्लादेश के, और इनके अंदर प्रोडक्शन 50% से गिर चुकी है। टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लाइन, H&M, ये सब ब्रांड्स बांग्लादेश से ऑर्डर्स तैयार किया करते थे, लेकिन अभी अपने ऑर्डर्स को शिफ्ट कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांग्लादेश अपना 78%, 78% यार्न इंडिया से इंपोर्ट करता है। मतलब ये कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया के रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अगर इंडिया को EU में 0 टैक्स मिल जाता है तो वो अपना यार्न खुद यूज करके फिनिश गुड यूरोप में भेजेगा। बांग्लादेश को डबल नुकसान होता है और वो 2 तरीके से मारा जाता है। पहला, रॉ मटेरियल की सप्लाई में वहां पर दिक्कत आती है, वहां पर मुश्किलात आती हैं, और उसके बाद मार्केट में कंपटीशन। रिजल्ट ये है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर बांग्लादेश का मार्केट शेयर था 21% गारमेंट्स के अंदर, और एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगले 5 साल में ये 21% से 12 से 13% के बीच में आ जाएगा। 4 करोड़ लोग हैं बांग्लादेश में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गारमेंट की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उनकी नौकरियों को, उनके लाइवलीहुड को, उनके रोजगार को खतरा आ जाता है। यह डील बांग्लादेश के लिए इंतहाई मुश्किल है क्योंकि बांग्लादेश को अपनी इंडस्ट्री बंद होते हुए नजर आती है। लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, बहुत से एनालिस्ट हैं, स्पेशली इंडिया से हैं, जो शोर कर करके मीडिया पर कह रहे हैं कि ये जो डील है ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। रुके जरा, सब्र करें, पहले सुन लें कि ये डील इंडिया के लिए अच्छी तो है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है। ये डील गुड है पर यू कैन नॉट से कि ये डील ग्रेट है। और अगर इतनी ही अच्छी थी तो फिर 20 साल में पहले क्यों नहीं साइन हो गई? अटलांटिक काउंसिल, which is a think tank in America, वो कहता है कि this deal may have only a modest impact. Early press reports are breezy, skipping through reality. और reality क्या है? कमजोरियां क्या है इस डील की? पहले वो समझते हैं। पहली कमजोरी ये है कि इस डील के अंदर कोई एग्रीकल्चरल पार्ट शामिल नहीं है, यानी एग्रीकल्चर डील से बाहर है। डेयरी, शुगर, राइस, पोल्ट्री कुछ नहीं मिला इंडिया को।
44% इंडियन फार्मिंग इसमें शामिल है नहीं है, उनको क्या मिला? 0। दूसरा पॉइंट ये कि यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर टैक्स CBAM इंडिया के स्टील और सीमेंट पर लगेगा। ये डील में कोई रिलीफ नहीं है और इंडियन हैवी इंडस्ट्री को इससे बिलियंस का नुकसान होगा। और तीसरा पॉइंट जो समझने वाला है वो ये कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यूरोपियन यूनियन ने स्ट्रिक्ट IPR डिमांड किए, यानी इंडिया को वो IPR, वो स्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एडहेयर करना पड़ेगा। इंडिया की जेनेरिक मेडिसिन की इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया को दवाइयां देती है, अब वो इंडस्ट्री खतरे में पड़ेगी। और चौथा पॉइंट ये कि डील अभी साइन हुई है, इंप्लीमेंट नहीं हुई, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए दोनों तरफ से। 2027 तक शायद ये लागू हो जाए। और जो पांचवा पॉइंट आपके लिए समझना जरूरी है, थोड़ा टेक्निकल है, वो ये कि यूरोपियन यूनियन ने पहले इंडिया से GSP का स्टेटस वापस ले लिया और जनवरी 2026 में ये डील साइन कर ली। मतलब पहले प्रीफरेंस खत्म की और उसके बाद डील कर ली। अब अगर इस टाइम पीरियड में 2 साल लग जाते हैं इसको इंप्लीमेंट होते हुए, तो ये 2 साल का पीरियड पाकिस्तान को मिल जाता है। ये ग्रेस पीरियड है कि जिसमें आप चाहें तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। सो कट द होल स्टोरी शॉर्ट, मतलब ये है कि ये डील इंडिया के लिए गुड है, पर ये इंडिया के लिए ग्रेट नहीं है। मीडिया में धूम कुछ ज्यादा ही मच चुका है। लेकिन एक बात तो है कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया की डील आपको कुछ बताती है और वो आपको बताती है एक पैटर्न। अब इस पैटर्न को समझने की जरूरत है। पिछले 6 महीने में देखें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इंडिया ने यूके के साथ डील साइन कर ली, फिर इंडिया ने ओमान के साथ डील साइन कर ली, फिर इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ डील साइन कर ली, और फिर इंडिया ने स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के साथ डील साइन कर ली, और उसके बाद इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी डील साइन कर ली। मतलब पूरा यूरोप अब इंडिया के लिए ओपन है। और उसी वक्त कनाडा ने चाइना के साथ ट्रेड डील साइन की, यूरोपियन यूनियन ने साउथ अमेरिका के साथ डील साइन की, और ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर्स का अल्टरनेटिव डिस्कस कर रहे हैं। आप पैटर्न समझ रहे हैं? पैटर्न यह है कि दुनिया अमेरिका से दूर जा रही है। पहले अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया का सेंटर हुआ करती थी, सब अमेरिका की मार्केट चाहते थे, डॉलर चाहते थे, अमेरिका की अप्रूवल चाहते थे। अब सारे कंट्रीज मिलकर अमेरिका को ये कह रहे हैं कि थैंक्स बट वी हैव अदर ऑप्शंस अवेलेबल। ट्रंप ने सोचा कि टैरिफ के नाम पर सबको लाइन में लगा दिया जाएगा, पर हकीकत यह है कि सब मिलकर अलग सिस्टम बना रहे हैं। 27 जनवरी 2026 को हिस्ट्री बनी। 27 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट ओपन हुई, 2 अरब लोगों के लिए एक डील साइन हो गई। इंडिया ने दिखा दिया कि जब अमेरिका ने धोखा दिया तो उन्होंने एक नई ऑप्शन को एक्सप्लोर करना शुरू किया, लेकिन इसके ऊपर अभी अमेरिका का रिटेलिएशन आना है। यूरोप ने दिखाया कि जब अमेरिका अनरिलायबल पार्टनर बनेगा तो हम नए सिस्टम्स को, नए निजाम को बनाने की और ढूंढने की कोशिश करेंगे। और बांग्लादेश जो पहले ही क्राइसिस से गुजर रहा है, शायद इस डील के बाद मजीद क्राइसिस से गुजरेगा। और अमेरिका, जिसको एनालिस्ट कहते हैं कि ये सीदिंग है, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है लेकिन दुनिया सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास अभी भी वक्त है, रिसोर्सेज हैं, वर्कर्स हैं, लोकेशन है। जो नहीं है वो अर्जेंसी है। जब तक हमारी लीडरशिप जागती नहीं है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री मरती रहेगी और लोग बेरोजगार होते रहेंगे। दुनिया बदल रही है, इंडिया बदल रहा है, यूरोप बदल रहा है, अमेरिका का रोल बदल रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान कब बदलेगा, और यह फैसला हमने कल नहीं, ये फैसला हमने आज करना है।